टोयोटा, होंडा, रेड बुल, मॉन्स्टर, BMW या फिर मर्सिडीज, इन सब का वॉर हमेशा से चलता रहा है। कभी पर्सनल लेवल पे जब आपको चूज करना होता है इनमें से एक ब्रांड, कभी इन ब्रांड्स का वॉर आपस में चल रहा होता है एक दूसरे को compete करने के लिए। लेकिन इन सबसे बड़ा और तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुराना जो वॉर है वो है पेप्सी और कोका कोला। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि ये ब्रांड्स एक दूसरे को compete करने के लिए, एक दूसरे से आगे गुजरने के लिए एडवर्टाइजमेंट को इस हद तक ले गए कि वहीं पे उन्होंने गलती कर दी और जिसमें से कुछ लोगों ने लूप होल ढूंढे और उन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा पछताना पड़ा। अगर बात करें पेप्सी की या कोका कोला की, इन दोनों की हिस्ट्री तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुरानी है। कोका कोला एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था 1885 में और तब इसका नाम था कोला कोका, क्योंकि अफ्रीकन कोला नट्स से इसका नाम निकला था, इसलिए इसका नाम था कोला कोका। और 1886 में इसको ऑफिशियली कोका कोला का नाम दिया गया। स्टार्ट में इसको फ्लेवर्ड सिर्फ और सिर्फ कोला फ्लेवर के लिए ये फेमस था, लेकिन वहीं पे अगर पेप्सी की बात करें तो उसको लेके आया गया इनडाइजेशन के हल के लिए। एक्चुअल में उसको एक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था, जिनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता था उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया पेप्सी को, जो कि 1893 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन तब इसका नाम पेप्सी नहीं था, तब इसका नाम था ब्रेड स्प्रिंग और 1898 में इसका एग्जैक्टली नाम पेप्सी कोला रखा गया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अपनी बात को और आते हैं 1990s में। 90s में इन दोनों का वॉर अपनी हाइप पे चले गया, उसने फुल फायर पकड़ ली और दोनों एक दूसरे को compete करने के चक्कर में लग गए। लेकिन उस वक्त तक कोका कोला अपना इतना नाम बना चुका था कि पेप्सी हमेशा उससे एक कदम पीछे ही चल रहा था। 90s में एग्जैक्टली पेप्सी ने एडवर्टाइजमेंट को अपना वेपन बनाया और 90s में पेप्सी ने कोका कोला को compete करने के लिए सही तरह से अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की। वहां पर कभी इन्होंने हर जो सेलिब्रिटी उस टाइम का मशहूर जैसे कि माइकल जैक्सन, मैडोना और बहुत से, उनसे इसकी एडवर्टाइजमेंट करवाई। या कभी इन्होंने बॉटल के अंदर नंबर गेम्स रखी जिसमें आप बहुत से पैसे जीत सकते हैं। तो इस तरह पेप्सी पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह कोका कोला को compete किया जाए। लेकिन 1995 एक ऐसा साल जब पेप्सी एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट, एक एड कमर्शियल ऐसा लेके आता है जो सबको हैरान कर देता है। ये एड मशहूर है हैरियर फाइटर जेट के नाम से। जब ये एड टीवी पर चला, इसको एक बार तो देख के सब हैरान रह गए कि पेप्सी एडवर्टाइजमेंट के लिए किस हद तक जा सकता है। इस एड में एक्चुअली था क्या कि अगर आप 70 लाख पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं पेप्सी के तो आप एक हैरियर फाइटर जेट जीत सकते हैं। जी एग्जैक्टली एक फाइटर जेट एज ए प्राइस मनी या प्राइस के तौर पे पेप्सी ने ऑफर किया। बिल्कुल ये हैरानकुन है कि एक मिलिट्री वेपन या मिलिट्री इक्विपमेंट को आप किसी भी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करें और उसको एज ए प्राइस मनी रखें। लेकिन ये एक्चुअल एड था और इसको टीवी पर उस टाइम चलाया गया। पेप्सी ने ये स्टेप तो लिया ताकि वो कोका कोला को compete कर सके, लेकिन उनको उस टाइम ये नहीं पता था कि दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा भी है जो इसको बहुत सीरियस ले लेगा। उसके लिए 70 लाख पॉइंट्स का फिगर कोई बड़ा फिगर नहीं होगा और वो लग जाएगा उस दिन से इस फिगर को अचीव करने में। यहाँ पे एंट्री होती है एक 20 साल के लड़के की जिसका नाम है जॉन लियोनार्ड। जॉन स्कूल स्टूडेंट था, एक मिडिल क्लास फैमिली से था और इसके जो ड्रीम्स थे वो इसकी फैमिली की इनकम से बहुत ज्यादा बड़े थे। ये माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहता था जो कि ऑब्वियसली काफी महंगा काम है। ये डिफरेंट कंट्रीज विजिट करना चाहता था, वो भी एक बहुत महंगा काम है। लेकिन इसके बाद उसके रिसोर्सेज नहीं थे जिसके लिए ये स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करता था। कभी ये पेपर घरों में देता था, कभी ये मैगजीन कंपनी में काम कर रहा था या कभी ये मोटर बाइक की जो शॉप्स होती हैं उन पे काम कर रहा था। जॉन एग्जैक्टली रहने वाला था सिएटल, वॉशिंगटन का। बाकियों की तरह इसने भी ये एड देखा, लेकिन इस एड में इसको एक बिजनेस आइडिया नजर आया और बस जॉन उसी टाइम उठा और उसने कैलकुलेट करना शुरू किया
कि एक हैरियर फाइटर जेट एग्जैक्टली किस प्राइस का हो सकता है। और जब इसने कैलकुलेट किया तो एक हैरियर फाइटर जेट की जो प्राइस निकली वो थी $3 करोड़ से लेके $3 करोड़ 20 लाख। उस वक्त के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ी अमाउंट, और लेकिन इसको हासिल करना आसान काम नहीं था, जिसके लिए उसको चाहिए थे 70 लाख पॉइंट्स, और उसके लिए उसको पीनी पड़नी थी बहुत सारी पेप्सी। तो बस यहीं से जॉन स्टार्ट कर देता है सोचना कि इन पॉइंट्स को कैसे अचीव किया जा सकता है। वो सबसे पहले अपने एक दोस्त को कॉल करता है, क्योंकि उसको लगता था कि पूरी दुनिया में एक वही इंसान है जो उसके इस क्रेजी आइडिया के ऊपर उसका साथ देगा। इसके इस दोस्त का नाम था टॉड हॉफमैन, और ये इसको माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान ही मिला था, जब जॉन लियोनार्ड एज ए गाइड काम कर रहा था। टॉड एक बड़ा ही जिंदा दिल इंसान था। ये तमाम एडवेंचर्स और जो भी जॉन को चीजें पसंद थी वो सब करना चाहता था, लेकिन इसकी एज भी जॉन से ज्यादा थी और ये ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस कर रहा था, लेकिन इसके बिजनेस आइडियाज, इसके बिजनेस डिसीजन बहुत क्विक होते थे। जैसा कि मैंने बताया, एक जिंदा दिल इंसान था। जब जॉन इसको कॉल करता है टॉड को, अपने दोस्त को, तो वो उसको इनवाइट करता है अपने पास ये आइडिया जानने के लिए। टॉड ये टीवी कमर्शियल एड जो कि हैरियर फाइटर जेट का था, उसको 100 बार 100 टाइम्स देखता है, और देखने के बाद वो पहले तो इसको जज करता है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि बाद में पेप्सी कहे कि ऐसा कुछ ऐड था ही नहीं। लेकिन आखिरकार टॉड कहता है लेट्स डू दिस, और बस यहीं से ये दोनों दोस्त हैरियर फाइटर जेट को जीतने के लिए 70 लाख पॉइंट्स कैसे हासिल करने हैं उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो इतने पॉइंट्स हासिल करने के लिए इनको चाहिए थे $4.3 मिलियन, जो ना के टॉड के पास थे और ना जॉन के पास। ये बहुत ही बड़ा फिगर था, और इसकी एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन की बात करें तो वो इस तरह है कि एक पैक जिसके अंदर 12 केन्स होते हैं पेप्सी के, वो इक्वल होता है 5 पॉइंट्स के, और इनको चाहिए थे 70 लाख पॉइंट। इसका मतलब था इनको 14 लाख पैट्स चाहिए थे पेप्सी के, जिसमें 12-12 कैन्स होते थे। और अगर कैन्स की बात करें तो इसमें 1 करोड़ 60 लाख कैन्स इनको पेप्सी के चाहिए थे। ये इतने कैन्स हैं जिनको अगर आपको किसी जगह पे रखना है तो इनको इसके लिए चाहिए था 6 लाख क्यूबिक फुट का एक वेयर हाउस। और यहीं से ये शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की, इसके लिए कितने इनको लोग चाहिए, ट्रक्स चाहिए, इनको स्टाफ चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। और जॉन इसी दौरान राब्ता करता है एक कंपनी से जो कि लेबर प्रोवाइड करती थी, जिसका नाम था लेबर रेडी। और लेबर रेडी एग्री हो जाती है इनको इस काम के लिए लेबर प्रोवाइड करने के लिए। इसी के सबके चलते टॉड अब पेंटागन में अपने कुछ फ्रेंड से कांटेक्ट करता है और उनसे पूछता है कि हैरियर फाइटर जेट कोई सिविल पर्सन जो कि आर्मी या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक ना रखता हो, वो ये जेट रख सकता है या नहीं। और उसको वहां से पता चलता है कि अगर इसमें से तमाम मिलिट्री वेपन जैसे कि मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह जो भी एज ए वेपन यूज हो सकते हैं वो निकाल दिए जाएं तो एक फाइटर जेट कोई भी सिविल पर्सन रख सकता है। यहाँ पे आते हैं इनके सामने कुछ सवाल कि अगर ये इस फाइटर जेट को जीत जाते हैं तो इसका करेंगे क्या? इससे बिजनेस करेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे, या इसको किसी को बेच देंगे, वहां से पैसा कमाएंगे? और यही सोचते सोचते इनके जहन में एक और सवाल आता है, वो ये था कि अगर ये 70 लाख पॉइंट्स अचीव करने के बिल्कुल करीब हुए और पेप्सी ने ये स्कीम खत्म कर दी तो क्या होगा? जो अमाउंट ये ऑलरेडी स्पेंड कर चुके होंगे, शायद वो लोन लेके करें या जिस तरह भी उधार लेके करें, जो भी तरीके से वो अमाउंट जो इनके पास अभी मौजूद नहीं है, तो अगर वो लगा चुके हो और कुछ ही पॉइंट दूर हो के 70 लाख पॉइंट अचीव करने से और ये स्कीम खत्म हो जाए तो क्या होगा? बस यहीं से ये इस स्कीम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। जॉन अपनी रूटीन में वापस आ जाता है और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। एक दिन इसी तरह वो एक स्टोर पे जाता है जहां पे वो पेप्सी का जो एक पॉइंट्स का ब्रोशर था वो देखता है, जिसके अंदर छोटा छोटा लिखा हुआ था कि आप अगर एक पॉइंट परचेज करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली 10 सेंट में परचेज भी कर सकते हैं।
यहीं से जॉन को ये बात क्लिक करती है और वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है। जब वो कैलकुलेट करता है तो 4.3 मिलियन डॉलर का जो फिगर था वो सिर्फ और सिर्फ $7 लाख तक रह जाता है। अब ये $7 लाख डायरेक्टली पेप्सी कंपनी को देके ये पॉइंट्स परचेज कर सकते थे और एक फाइटर जेट जीत सकते थे। जॉन उसी टाइम टॉड के पास आता है और उसको ये बात बताता है और टॉड भी इससे एक बार फिर से एग्री कर लेता है। इतने पैसे जॉन के पास तो नहीं थे लेकिन टॉड के पास जरूर थे। टॉड एक $7 लाख का एक चेक लिखता है और ये इसको पोस्ट कर देते हैं पेप्सी के हेडक्वार्टर्स। लेकिन एग्जैक्टली ये फिगर था $7,08.50। $8.50 इन्होंने कुछ मर्चेंटाइज जैसे कि जैकेट वगैरह खरीदने के लिए रखे थे और कुछ इन्होंने उसमें डिलीवरी चार्जेस के लिए रखे थे। ये दोनों इस लेटर को पोस्ट कर देते हैं पेप्सी हेडक्वार्टर में और वेट करना शुरू करते हैं। काफी ज्यादा वेट करने के बाद इनको एक रिटर्न में लेटर रिसीव होता है। इस दौरान पेप्सी कंपनी में क्या हुआ, पेप्सी को जब ये लेटर रिसीव होता है वो इसको पढ़ के पहले तो बहुत हंसते हैं, वो इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, लेकिन फिर भी जाहिर बात है लीगली उनको ये पता था कि वो ये गलती कर चुके हैं, ये ऑफर दे चुके हैं। वो अपनी लीगल टीम से राब्ता करते हैं और उनको ये पता चलता है कि अगर देखा जाए तो ये एक तरह से पॉसिबल है, लेकिन अब वो सोचना शुरू करते हैं कि इसका रिटर्न आंसर क्या किया जाए। कुछ मशवरा देते हैं कि एक डमी फाइटर जेट इनको भेज दिया जाए और ये $7 लाख रख लिए जाए। ये करते करते आखिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि जब उनको लेटर रिसीव हुआ है जॉन और टॉड को, उसमें क्या मिला है। जब जॉन उस लेटर को ओपन करता है उसके अंदर इसको 2 कूपन मिलते हैं पेप्सी के और मजाक उड़ाया जाता है इनका कि अच्छी ट्राई थी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये देख के टॉड और जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो तैयारी शुरू कर देते हैं पेप्सी पर केस करने की और वो कांटेक्ट करते हैं एक लॉयर से जिसका नाम है लैरी। लैरी अपनी टीम के साथ इनको मिलता है और टॉड ने जिस तरह काफी बार इस एड को देखा था और फिर जाके उसने डिसाइड किया था कि वो इस केस को, इस स्कीम को लेके आगे चलेंगे, इसी तरह लैरी की लॉयर्स टीम इस सारे एड को देखती है और फिर वो इस नतीजे पे आते हैं कि पेप्सी पे केस किया जा सकता है। यहां से एक नोटिस भेजा जाता है, लीगल नोटिस पेप्सी कंपनी को, और वेट किया जाता है उनके आंसर का। और कुछ ही अर्से बाद पता चलता है कि पेप्सी कंपनी ने जॉन, जिसके नाम पे सारा केस बनाया गया था, उस पे उल्टा केस कर दिया है, वो भी न्यूयॉर्क के कोर्ट में। और फिर ये केस टू केस सिलसिला चलता रहता है। कोई पेप्सी जॉन पे केस कर रही है, जॉन पेप्सी पे केस कर रहे हैं और जो भी कोर्ट्स की कार्रवाई होती है वो चलती रहती है। फिर एक दिन इनको कॉल मिलती है जॉन और टॉड को कि पेप्सी की लॉयर्स की जो टीम है वो आपसे सेटलमेंट करना चाहती है। ये दोनों निकल जाते हैं साथ लैरी को लेके न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे जॉन अपनी लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव सूट खरीदता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी बैड इंप्रेशन पड़े न्यूयॉर्क जब वो पेप्सी की लॉयल टीम को मिलने जाए। ये तीनों लैरी, टॉड और जॉन और उधर पेप्सी की पूरी लीगल टीम जो पूरे साल 24/7 पेप्सी के लिए काम करते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं और सबसे पहले तो वो टीम इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, जिसपे टॉड काफी गुस्सा हो जाता है और उनको थोड़ा सा झाड़ देता है। और उसके फौरन ही बाद पेप्सी के लॉयर्स इनको एक सेटलमेंट अमाउंट ऑफर करते हैं जो थी $7.5 लाख, $7,50,000 ऑफर किए जाते हैं, जो कि एक हैंडसम अमाउंट थी, बगैर कुछ दिए, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ इन्वेस्ट किए। टॉड और जॉन बाहर जाके इस पे मशवरा करते हैं और जॉन इस ऑफर को लेने से इनकार कर देता है। टॉड उसी टाइम वापस आता है और आके कहता है हमें तो भाई जेटी चाहिए, जिसपे पेप्सी के लॉयर्स की टीम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये सेटलमेंट यहाँ पे खत्म हो जाती है और दोबारा से वही सिलसिले केसेस वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं। और जॉन, टॉड और लैरी ये जाके अपनी
रोजमर्रा की लाइफ में बिजी हो जाते हैं। 1996 चल रहा है और टाइम गुजरता जा रहा है। इसी दौरान ये केस भी फेमस होना शुरू हो जाता है। जॉन के इंटरव्यू टीवी पे आना शुरू हो जाते हैं और इस केस के बारे में टीवी पे न्यूज चलना शुरू हो जाती है। पेंटागन में किसी ऑफिशियल की स्पीच के दौरान भी प्रेस वाले एक सवाल करते हैं कि क्या कोई हैरियर फाइटर जेट अपने पास पर्सनल यूज में रख सकता है, जिस पे वो ऑफिशियल जवाब देते हैं कि मुझे इस केस का पता है जो पेप्सी के और जॉन के दरमियान चल रहा है और ये बिल्कुल बेहुदा केस है और मजाक है, हैरियर फाइटर जेट कोई नहीं रख सकता। इसी दौरान जॉन को काफी ज्यादा कॉल्स आती रहती हैं। कभी कोई उसके साथ मिलके एक फ्रॉड करने की कोशिश करता है, कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और यहाँ पे एंट्री होती है माइक एविनाटी, जो कि एक बदनामे जमाना वकील है। अब इनकी टीम में, जिसमें टॉड, लैरी जो कि लॉयर इन्होंने बाद में हायर किए थे, जॉन और माइक भी जुड़ चुके हैं। लैरी पर्सनली, जो लैरी लॉयर है, ये माइक को पसंद नहीं करते क्योंकि उसने हर उल्टे सीधे केस में अपनी टांगें फंसा रखी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 26 इयर्स की एज में वो एक कामयाब लॉयर होते हैं। माइक इस केस में जो फिलीपींस में 1992 में दंगे हुए थे पेप्सी को लेके, उसका भी रेफरेंस यूज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं जानते कि पेप्सी और फिलीपींस का क्या ताल्लुक है, इनके कौन से दंगे हुए थे, कि हैरान कुन बात है कि एक कंपनी की वजह से एक पूरा मुल्क वहां पे जो है वॉर स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट्स में आप उसका जिक्र जरूर करें अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं। वीडियो काफी लंबी हो रही है, बात को खत्म करते हैं। 1997 आ चुका है, केस का कोई फैसला नहीं हुआ, मजीद केस चलता जा रहा है और 4 से 5 साल गुजरने के बाद ऑलमोस्ट सब मायूस हो चुके हैं। लॉयर्स लगातार इन टच है पेप्सी के हेडक्वार्टर्स के साथ और सारा कुछ चल रहा है और जॉन को कॉल्स आ रही हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, न्यूज में बार बार दिखाया जा रहा है। और एक दिन जॉन और टॉड माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए होते हैं और अपने साथ एक सैटेलाइट फोन लेके जाते हैं, जहां पे एग्जैक्टली ये वो दिन है जब फैसला आने वाला है कोर्ट का इस केस को लेकर। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है कि ऐसी कंपनीज हमेशा से अपनी एक लॉयर्स की टीम साथ रखती है जो पूरा साल 24/7 उनके लिए इसी तरह के केसेस हल कर रहे होते हैं। वहीं पे अगर कोई इन कंपनी से टकराने की कोशिश करता है, जो कि एक सिविल बंदा होता है कि जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अपना काम, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी फैमिली छोड़ के 100% इस तरह के केसेस को नहीं दे सकता और इस तरह की कंपनी के साथ टकराना काफी मुश्किल हो जाता है, जिन्होंने ऑलरेडी वकीलों की एक टीम हायर कर रखी है। ना सिर्फ वकील, यहाँ पे जज भी इस तरह की कॉर्पोरेट बड़ी कंपनीज के हक में ही फैसले दे रहे होते हैं। इस केस में जो जज थी वो एक लेडी थी जिसका नाम था जज वुड, और जज वुड मशहूर थी कंपनीज के हक में फैसले देने के लिए। कभी भी कोई इंडिविजुअल जब भी किसी कंपनी को सू करना चाहता और जज वुड के पास केस आता था तो जज वुड हमेशा फैसला उस कंपनी के हक में देते। अब जॉन और टॉड माउंटेन पे बैठे हैं और सैटेलाइट फोन पे एक कॉल आती और आखिरकार कोर्ट का फैसला। कोर्ट इस केस को ये कह के रिजेक्ट कर देता है, जिसकी जज है जज वुड, कि ये केस कोर्ट का टाइम जाया कर रहा है, इस केस की कोई बुनियाद नहीं है, इस केस का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। और आखिरकार फैसला पेप्सी के हक में हो जाता है और जॉन और टॉड को फाइटर जेट नहीं मिलता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 से 5 साल जॉन और टॉड ने एक इतनी बड़ी जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है उस कंपनी को 4 से 5 साल इंगेज रखा और आज भी इस केस के बारे में लॉ की स्टडीज में पढ़ाया जाता है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस आप चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट्स में जरूर मेंशन करें और एक बात कमेंट्स में जरूर बताएं कि फैसला यहाँ पे जॉन के हक में आना चाहिए था या पेप्सी कंपनी के हक में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।